पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के बिलखेत में कांग्रेस की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष रघुनाथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व आईएएस और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदरलाल मुयाल ने कार्यकर्ताओं में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरा और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और महंगाई जैसी समस्याओं से निपटने में विफल रही है। मुयाल ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की रीति नीति घर घर तक पहुंचाने और भाजपा की जन विरोधी नीतियों को उजागर करने की अपील की। देखिए, मैं अब बूथ लेवल पर काम कर रहा हूँ। अभी 9 तारीख को हमने घंडियाल में बूथ लेवल पर काम किया था और 11 बूथ लेवल के अध्यक्ष सदस्यगण वहाँ पर आए थे। वो क्षेत्र के प्रधान, गणमान्य व्यक्ति, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी आए। उनको मैंने निवेदन किया है कि भाई बूथ को मजबूत करना है हर हालत में। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय श्री रघुनाथ सिंह जी ने रावत जी ने ये बैठक रखी यहाँ पर बिलखेत और साखली खेत के जो हमारे बूथ हैं उनकी ये बैठक आज यहाँ पर रखी गई है। इस बैठक में भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और आज खुशी की बात ये है कि भाजपा के हमारे 4 लोग जो हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, एक बीएसपी के शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्री बिहारी लाल जी, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री रमेश नेगी जी, दिनेश गोसाई जी एवं श्री बीएसपी से श्री गंगा सिंह जी हमारे पार्टी में शामिल हुए। मैंने उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमने जो बैठक की है उसमें कांग्रेस को बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए हमने सबने संकल्प लिया है। हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। इससे निश्चित होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर केवल टीवी और ये आपके पेपर हैं, केवल वहीं छाए हुए हैं। विकास की कोई गंगा, कोई यहाँ पर मुझे तो दिखाई नहीं देता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने यहाँ पर जितना भी कार्य हुआ है, सड़क से, पेयजल से, बड़े बड़े पेयजल योजनाओं का, वो केवल कांग्रेस के टाइम में हुआ। और अगर कोई बता दे मुझे कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर कौन कौन सी सड़क योजनाएं की है तो हम कहेंगे कि विकास हुआ है। हमारे ब्लॉक से हमें बूथ लेवल पे काम करने के निर्देश सरकार पार्टी से हमें मिलते रहते हैं। और आजकल हमारा केवल बूथ, बीएलए और ग्रामीण क्षेत्र में घर घर तक संपर्क अभियान चल रहा है और जिसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बीएलए हैं, उनसे हम लगातार बातें होती हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं, महिला शक्ति को कैसे जोड़ सकते हैं, महिला मंगल दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में आत्ममंथन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने की बात कही गई है। और हमारा सौभाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अगर माननीय सुंदरलाल मुयाल जी को अगर यहाँ से विधानसभा में टिकट दिया जाता है तो बड़ी सौभाग्य, इस विधानसभा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो पूर्व आईएएस भी हैं, उनको सरकार में रहने का तजुर्बा भी, हर चीज़ का उनको तजुर्बा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको यहाँ से पौड़ी विधानसभा से सबसे पहले तो उनको पार्टी से मनोनीत किया जाए और सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के काम करेंगे। आज उन्होंने यहाँ पे आके जो ये हमने न्याय पंचायत में यहाँ पे एक बैठक रखी थी, तो उन्होंने जो हमारे जो कार्यकर्ता जो थोड़ा जो वो होपलेस हो रखे थे, उन्होंने यहाँ पे आके एक नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ताओं को। मैं उनका दिल से गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय निकाल करके हम छोटे मोटे कार्यकर्ताओं यहाँ पे बात सुनी है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और संगठन को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। आज हमारी जो यहाँ पे बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो हमारी आज संगठन की बैठक हुई है, इसमें हमारा द्वारा निर्णय लिया गया और यह संकल्प लिया गया है कि हमने अपने बूथ लेवल पे जो हमारे बूथ के जो प्रभारी हैं उनको पार्टी के लिए मजबूत होकर काम करना है और एक एक बूथ को जो हमारी इकाई होती है, एक इकाई को मजबूत करके और हमें अपने संगठन के लिए काम करना है और संगठन को मजबूत बनाना है। और हमारे द्वारा आज यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं माननीय मुयाल जी, वो एक आईएएस अधिकारी हैं और ये हमारा सौभाग्य होगा, पौड़ी विधानसभा का सौभाग्य होगा कि हमें एक पढ़ा लिखा विधायक मिलेगा।
मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसार क्षेत्र में लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित 32 गांवों के ग्रामीणों ने बुधवार को परियोजना स्थल पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। काश्तकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में ग्रामीणों ने L&T कंपनी और प्रशासन पर मुआवजा न देने, रोजगार में भेदभाव और शोषण का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि परियोजना से 2 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन अब तक कई लोगों को उनकी जमीन और खेती का मुआवजा नहीं मिला। वहीं वादे के अनुसार 70% स्थानीय रोजगार के बजाय केवल 4% लोगों को ही काम मिला है। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा अगला कदम, हम NH को जाम करेंगे। जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं वो बाधित होंगी और जो यहाँ से जो पंपिंग योजना जो मसूरी जा रही, बहुत सारी पंपिंग योजना जो है यमुना से मसूरी जा रही है, कहीं अन्य जगह जा रही, हम उनको बंद करवाएंगे। हमारे साथ पिछले 40 सालों से हमारा जो लखवाड़ बांध की जो समस्याएं हैं यहाँ के काश्तकार झेलते आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 2 कंपनियों ने यहाँ पर काम किया है। 40 साल पहले JP कंपनी आई थी, उन्होंने कौड़ियों के दाम हमारे काश्तकारों को करीबन 60-70% जो मुआवजा है वो पहले दे चुके हैं और कौड़ियों के दाम इन्होंने मुआवजा दिया है। 2 ग्राम पंचायत रणोगी और कूणा ये उनका विस्थापन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर बात है कि उत्तराखंड सरकार का ये जो लखवाड़ बांध है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का, लेकिन हमारी जो मांगे हैं सरकार उन पर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं, जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं वो आंदोलनरत है और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार, मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मातृशक्ति और युवा साथी और तमाम आंदोलनकारी लोग हैं, तो इनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो इनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया जाए, तब जाकर इसके कार्य किया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक कुछ गांवों को विस्थापित करना था, उन गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया। यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोज़गार देने की बात हुई थी और अभी आंकड़े अगर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 4% लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोज़गार पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं का है। यहाँ पर जिस प्रकार का जो डैमेज हुआ है पूरा पहाड़ से लेकर, और जो भविष्य में यहाँ पर जो इतना बड़ा डैम बनने वाला है, उससे जो प्रभावित लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो विधायक के रूप में हो, इसको प्राथमिकता लेते हुए इसे विधानसभा के अंदर इस प्रश्न को रखें, नहीं तो हमारे द्वारा, आम जनता द्वारा ये बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज 6वां दिन है, हम लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे साथ किसी तरह से वार्ता हो, शासन प्रशासन संबंधित विभाग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया सक्षम अधिकारी जिससे हम बात कर सकें। और जो सरकार का प्रशासन का जो रवैया है वो चिंताजनक है। यानी कि हमें सीधे साधे जो हम लोग हैं, हमारी बात को सुनने के लिए सरकार की मंशा नहीं है और न शासन प्रशासन की, जो कि न्याय उचित नहीं है। ये हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है सीधे साधे लोगों का। ये हिंदुस्तान का पिछड़ा क्षेत्र है, जनजातीय और OBC क्षेत्र है और इसकी पूरे देश में प्राथमिकता मिलती है। हमारे क्षेत्र में हमारा
वो उपेक्षा की जा रही है। हमें जल विद्युत निगम में कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। प्रशासन की ओर से जो काम किया जा रहा 3 सालों से कोई भी काम नहीं किया जा रहा किसानों के हित में। हमें झूठे झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और मनमर्जी चलाई। कुछ लोगों को यहाँ से जो ऐसे लोग हैं उनको काम दिया गया जो हमें धमकी दे रहे हैं लोगों को कि आप काम अपने मर्जी से कर रहे हैं, जबकि LNT को हमने 6 दिन पहले काम बंद करवा दिया था, 5 दिन पहले। और हमारी मांग है कि हमारी जो नौजवान बेरोजगार है उनको जल विद्युत निगम में विज्ञप्ति निकाली जाए, कम से कम 300 लोगों के लिए वैकेंसी खोली जाए। और जल विद्युत निगम वो LNT जो कंपनी है उसके साथ 70% आरक्षण उनके अनुबंध में है यहाँ के स्थानीय लोगों को। यहाँ पर हमारा 1% आदमी भी वो रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और जब हमारे लोग समिति के लोग जाते हैं तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। रोजगार हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियाँ करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों, हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारा गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की ज़मीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बागेश्वर जिले की काफलीगौर तहसील में रहने वाले पूर्व सैनिक फतेह सिंह करायत अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हैं। उनका सपना था कि जनकरास कनगाड़ चीना मोटर मार्ग बने, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में सुविधा मिले। यह सड़क वर्ष 2015 में स्वीकृत हुई, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी अधूरी है। अब बात सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही कटान हुआ है, जबकि 3 किलोमीटर का हिस्सा और 15 मीटर का पुल आज तक नहीं बन पाया है। ग्रामीणों को रोज इस अधूरी सड़क से गुजरना पड़ता है, जो बारिश में और भी खतरनाक हो जाती है। फतेह सिंह कहते हैं कि यह सिर्फ सड़क नहीं, मेरे पिता का सपना है। खुद आमरण अनशन किया था, पहले मेरी जनता के सामने वादा किया था। 18 साल बीत चुके हैं और क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है। मैं और मेरी जनता आने वाले 20 दिन में हम आंदोलन करेंगे, हम आमरण अनशन लेंगे। एक सैनिक का नाम बदनाम हो रहा है। अरे अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, जन आंदोलन होगा। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव सिंह मैदान में सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 85.14 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग सहित अन्य सहकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों की सराहना की। मेला स्थल पर मुख्यमंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। सहकारिता मेले के अवसर पर क्योंकि अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हो रहा है। हमारे अनेक स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की ओर एक नारा लेकर आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नए तरीके से नवाचार से सबके सहकार से, सबके सहयोग से आज देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा डेयरी का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज हमारे किसान हो, उद्यमी हो, इसका लाभ ले रहे हैं और एक बड़ा विश्वास लोगों का आज सहकारिता पर बना है। इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हमारे जो किसान हैं, उत्पादक हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको अपने उत्पाद को बेचने के लिए, उसके विपणन के लिए एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलता है। और हम सरकार की तरफ से भी जो हमारा हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, वो हमारी मातृशक्ति को आज अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। उस ब्रांड की जो मांग है आज देश के अंदर भी बढ़ रही है और दुनिया में भी बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है कि उनकी पैकेजिंग भी अच्छी है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत बार तो वो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को फीका करते हैं।
उधम सिंह नगर के खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह की तैयारी को लेकर तहसील सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपजिलाधिकारी तुषार सैनी और प्रदेश प्रभारी भगवान सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 9 नवंबर 2025 को होने वाले राज्य स्थापना दिवस और आंदोलनकारी सम्मान समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेके हमारे सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारी के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें एक डिस्कशन किया गया है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाए और सभी जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनको आमंत्रित किया जाना है। और एक कार्यक्रम अभी ब्लॉक में हमने निर्धारित किया है, ब्लॉक में किया जाएगा। और एक जो मांग जो है राज्य आंदोलनकारी की तरफ से हमें की गई थी कि जो जिला स्तर का कार्यक्रम है वो भी घटना में किया जाए। इसके बारे में हम उच्च स्तर से दिशा निर्देश ले रहे हैं। जैसे भी इसमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। साथ ही शहीद दिवस को सजाने के लिए, शहीद चौक को सजाने के लिए और उसमें वहाँ पर जो है अतिक्रमण की कुछ समस्याएं हैं उनको हटाने के लिए भी चर्चा की गई, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष भी है। शासन स्तर पर ये तय हो चुका है पूरे प्रदेश में, हर जिले में, तहसील में जितने भी आंदोलनकारी जहाँ पर हैं उनको प्रशासन और शासन के लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सम्मानित करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और शासन स्तर पर वो समस्याएं जाएंगी, उसका समाधान मुख्यमंत्री जी के लेवल पर होगा। कि इस संदर्भ में क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से हमारा कोऑपरेशन शासन को रहेगा और प्रशासन से हमने क्या मांगे उनके सामने उठानी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बिंदु निकल के आया कि हमें शासन स्तर से एक रिप्रेजेंटेटिव दिया जाए। डीएम साहब के अलावा वहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई न कोई व्यक्ति उसको प्रोजेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1000 आंदोलनकारी हैं और पूरे जिले में 1500 आंदोलनकारी हैं। तो सब मिलाकर के खटीमा को सेंट्रलाइज किया गया, क्योंकि संख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए हमने कहा कि जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि खटीमा तहसील मुख्यालय में इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। खटीमा क्षेत्र के धान क्रय केंद्रों में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने बुधवार को अपनी टीम के साथ कई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। एसडीएम ने बताया कि कई केंद्रों पर इंचार्ज अनुपस्थित पाए गए, वहीं किसानों से खरीदे गए धान और मंडी में भेजी गई खेप की रिपोर्ट अधूरी मिली। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस दौरान किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि कुछ केंद्रों की लिमिट पूरी होने के बावजूद स्थानीय किसानों का धान नहीं तोला जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के किसानों का धान खरीदा जा रहा है। देखिए, इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज से 2-3 दिन पहले जब खरीद आए थे मैंने कहा था, लिखित में दिया था कि क्रय केंद्रों पर जो धान क्रय केंद्र है उन पर मोस्टली धान की जो लिमिट है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर किसानों का धान नहीं तुला। ये जांच का विषय है। उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी को बोला कि जाँच कराइए, निष्पक्ष रूप से जाँच कराइए और प्रायोरिटी पे किसानों का धान तुलना चाहिए। दूसरा विषय मैंने ये कहा था कि यहाँ पर लिमिट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर धान अभी बकाया किसानों का, तो उन्होंने कहा कि तत्काल लिमिट को बढ़ाइए, किसानों का धान तोड़िए। तीसरा विषय मैंने ये कहा था कि मंडियों में यूपी का धान आ रहा है, वो जो कच्चे आड़ती हैं जिनके पास लाइसेंस है उनको हर दिन 400 कुंटल खरीदने की अनुमति दी गई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि 400 कुंटल धान ना खरीद कर मात्र 80 या 100 कुंटल धान खरीद कर बाकी का धान अपना एडजस्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी धांधली है। तो मैंने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी महोदय से, अभी मैंने एसडीएम साहब से बोला कि आप जांच करिए और जो कर्मचारी की मिलीभगत है उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करिए। क्रय केंद्रों पर जो ठेकेदार हैं उन पर कार्रवाई करिए। जो क्रय केंद्रों पर कर्मचारी जिन्होंने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसका मतलब वो धांधली है, उस पर कार्रवाई करिए। अन्यथा हम विवश होंगे कि हम आपके यहाँ पर बैठें, किसानों के संग बैठें, क्योंकि सरकार हमारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। देखिए, धान केंद्रों पे लगातार किसानों की भी जो शिकायत आ रही थी और अपने खुद जांच करने के बाद भी यही पाया गया कि एक तो धान केंद्रों पे इंचार्ज लोग अवेलेबल नहीं हैं कुछ धान केंद्रों पर, तो इसके साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कहाँ कितना धान जो खरीदा जा रहा है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, और दूसरा जो मिल को भेजा जा रहा है उसका भी
प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। इसके संबंध में पीसीयू और यूसीएफ दोनों ही संस्थाओं को जो है हमने यहाँ से नोटिस भी जारी कर रहे हैं और उनके जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनको भी हमने तलब किया है और इसकी जांच करके उच्च अधिकारियों को भी भेजी जाएगी। देखिए, इस तरह की अगर कोई भी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने अपना जो है पर्सनल फ़ोन नंबर भी सभी को अवेलेबल कराया है और इसी के दृष्टिगत आज जो है वो छापेमारी भी की गई है। साथ ही हमने अपनी टीमों को यूपी बॉर्डर पर भी लगाया है कि कोई इस तरह की भी शिकायत मिल रही थी कि लोकल के किसानों को का ना खरीद के बाहर से धान को परचेज़ किया जा रहा है और इसलिए हमने बॉर्डर पे पुलिस और हमारे तहसीलदार ये लगे हैं जो कि इस प्रकरण में जांच कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।